नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको दिल्ली सरकार की DSSB के माध्यम से जो दिल्ली में शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है PRT के लिए, यानी कि प्राइमरी टीचर, जो कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के जो शिक्षक होते हैं उसके लिए जो रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं, जो उसके RR होते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, जो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है। तो उसी के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यानी कि दोस्तों, जो भी आपको अभी तक DSSB के माध्यम से PRT की रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, उसमें जो RR चलते थे, रिक्रूटमेंट रूल्स चलते थे, वो चलते थे दोस्तों 16 मई 2013 के अनुसार। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने 16 मई 2013 को एक PRT रिक्रूटमेंट से संबंधित एक नोटिस निकाला था। तो उसके अनुसार जो भी नियम थे उसके अनुसार आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता था। लेकिन दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने दोबारा 5 अक्टूबर 2020 को एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी अब आपको DSSB के माध्यम से भविष्य में PRT के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी उसमें। ठीक है, तो उसी के बारे में दोस्तों बिल्कुल आज की वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों बिल्कुल आपको डिटेल में हम ये भी बताएंगे कि PRT के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चाहे आपने दोस्तों डाइट कर रखी है, JBT, BTC, BEd कुछ भी कर रखा है शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे डिग्री प्राप्त कर रखी है, चाहे डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है, आपको निश्चित रूप से दोस्तों इस वीडियो को देखना चाहिए। आपके जरूर ये वीडियो काम आने वाली है। ठीक है, तो DSSB PRT से संबंधित आपका इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं बचेगा। लेकिन बस दोस्तों इतना है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके मत देखना, नहीं तो आधी अधूरी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और बाकी दोस्तों, मैं आजकल ये देख रहा हूँ, चाहे मैं अपने कमेंट में देखूँ या फिर और कहीं भी मैं सोशल मीडिया पर देखूँ, तो दोस्तों आजकल क्या हो रहा है ना, थोड़ी लड़ाई सी हो रही है हमारे परिवार में। यानी कि आप और हम तो एक शिक्षक परिवार ही हैं। ठीक है, कुछ इसमें शिक्षक बन चुके हैं, कुछ भावी शिक्षक हैं, तो है तो एक शिक्षकों का परिवार ही। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, PRT वाले और BEd वालों में थोड़ी बहुत लड़ाई छिड़ी पड़ी है। वो किस लिए छिड़ी पड़ी है कि भाई BEd वाले कैंडिडेट को PRT पोस्ट के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। तो मतलब ये तो वही हो गया दोस्तों, एक परिवार में छोटे भाई की बड़े भाई से लड़ाई हो गई, फिर बड़े भाई की छोटे भाई से लड़ाई हो गई। ठीक है, तो वो वाला सीन चल रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप ऐसे मत लड़ो, क्योंकि ना ही इसमें PRT वालों ने कुछ किया, ना ही BEd ने कुछ किया। ठीक है, जो भी ये रूल्स बनाए जाते हैं दोस्तों, ये सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो BEd वालों ने तो इसमें कोई हंगामा करा नहीं है कि भाई हमें एलिजिबल को लिया, फिर PRT वालों ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई BEd वालों को एलिजिबल करो। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, ना BEd वालों को पक्ष ले रहा हूँ, ना डाइट, JBT, BTC इत्यादि का पक्ष ले रहा हूँ। मैं पक्ष ले रहा हूँ दोस्तों अपने शिक्षक परिवार का। ठीक है, तो जो ये रूल्स बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं दोस्तों सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसमें ना ही DLED वालों की कोई दिक्कत है, वो मतलब कोई रोल है इसमें इस रूल्स को बनाने में, और ना ही हमारे BEd वालों का कोई रोल है इसको इन रूल्स को बनाने में। ठीक है, तो प्लीज़ यार ऐसे मत लड़ो। बाकी दोस्तों, दिल्ली प्राइमरी टीचर से संबंधित सारी की सारी जानकारी मैं आपको उस नोटिस के माध्यम से ही दे रहा हूँ, जो कि 5 अक्टूबर 2020 को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, तो उसके माध्यम से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और दोस्तों, इसमें एक आप बात ध्यान रखना कि उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, कुछ आपके डाउट्स रह जाएंगे। तो नोटिफिकेशन को एकदम देखते हैं आप दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। नोटिफिकेशन को बताने के बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे जो आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने कल परसों एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें आपके बहुत सारे आपने मुझसे प्रश्न करे थे। ठीक है, तो उसी के आंसर करूँगा, मतलब जो कि कॉमन डाउट्स होते हैं आपके, जो कि हर किसी कैंडिडेट के मन में चलते हैं कि भाई रिजर्वेशन के क्या रूल हैं, स्पेशल BEd वालों को क्या एलिजिबल करेंगे नहीं करेंगे, CTET का क्या है। ठीक है, तो दोस्तों सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक बार मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। नोटिस दिखाने के बाद उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे इसी वीडियो में। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप करके नहीं देखना है। तो चलिए दोस्तों, आपको नोटिस दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 5 अक्टूबर 2020 को नोटिस जारी किया गया है। अब इसमें मेन चीज़ दोस्तों ये कि जो भी नए RR तैयार किए गए हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए दिल्ली में, अगर उस पर किसी को ऑब्जेक्शन है, कोई संदेह है, कोई डाउट है, अपनी राय देनी है, तो वो 4 नवंबर 2020 तक डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें साफ साफ ये मेंशन किया गया है। तो अब मैं धीरे धीरे दोस्तों इस नोटिस को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप खुद से भी धीरे धीरे से रीड कर सकते हैं, जिसमें सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है वो दोस्तों इस नोटिफिकेशन के ख़त्म होने के बाद मैं आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों इधर जो मेंशन था, पहले जो मैंने आपको बताया था, पहले जो चलते थे 16/5/2013 के अनुसार RR चलते थे, बाकी उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। अब इसे धीरे धीरे आप रीड कर सकते हैं। आपकी पोस्ट भी बढ़ा दी गई है, पहले 4016 थी, अब 4061 कर दी गई है, लगभग 45 पोस्ट बढ़ा दी गई हैं। बाकी आप सब कुछ देख ही सकते हैं आपके समक्ष से। इधर दोस्तों एज लिमिट क्राइटेरिया देख सकते हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल में भी हम थोड़ी देर में चर्चा कर लेंगे। इधर 30 ईयर मैक्सिमम एज रखी गई है आपकी। मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं इधर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। बाकी जो पहले चलती थी, आपको जो भी डाउट है कि स्पेशल BEd वाले एलिजिबल नहीं है, तो सब कुछ आपको इधर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। कितने मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, किस तरह से आप एलिजिबल हैं, BLED के बारे में भी देखिए इधर दे रखा है।
लेकिन जो इसमें दोस्तों मेन परिवर्तन किया गया है वो भी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। आप धीरे धीरे या इससे पॉज करके या फिर जैसे भी आपको ठीक लगे आप इसे रीड कर सकते हैं। अब इधर देख सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ कर रखे और उन्होंने बीएड कर रखा है, अब वो भी पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। देखिए इस नोटिस में साफ साफ मेंशन कर रखा है, आप इधर ये देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये इस बार के आरआर में हमें देखने को मिला है। तो बिल्कुल साफ के साफ इधर मेंशन कर रखा है। बाकी दोस्तों सीटेट आपसे पहले भी मांगा जाता था, बाकी कौन सा पेपर सीटेट का आपसे मांगा जाएगा इसके बारे में भी थोड़ी देर में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी आप ये देख सकते हैं रिजर्वेशन से भी संबंधित थोड़ी देर में चर्चा कर लेंगे। बाकी जितना आप रीड कर सको कर सकते हो। बाकी दोस्तों इधर जो ये मेन चीज़ ये भी है कि अगर बीएड करके कोई कैंडिडेट पीआरटी पोस्ट पर सेलेक्ट होता है तो उसे 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी इधर मेंशन किया हुआ है। तो बस दोस्तों यही नोटिस है जिसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। बेसिक जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है दोस्तों अब मैं वो आपको दे देता हूँ, बाकी आप इसे रीड कर सकते हैं जो भी आपके समक्ष इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको दिल्ली पीआरटी से संबंधित बेसिक जानकारी नोटिस के माध्यम से दे दी है। लेकिन इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो उन्हें दूर करने की आप कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे एज से संबंधित कर रहे थे, मतलब अगर बीएड वाले कैंडिडेट को पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा तो उनके लिए एज क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि अगर बीएड वाले जो होते हैं टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं उसमें एज क्राइटेरिया दोस्तों 32 साल होता है, लेकिन पीआरटी के लिए हमारा 30 साल है, तो उनके लिए क्या होगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं जो बीएड वाला हो चाहे डीएलएड वाला हो, ठीक है, तो उसके लिए एज लिमिट है दोस्तों वो 30 वर्ष ही होगी। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करूँ, बाकी रिजर्वेशन के बारे में अभी थोड़ी देर में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए मैंने आपको बता दी, क्योंकि दोस्तों जब आप बीएड वगैरह करते हैं तो आप एक सही नज़रिए में देखोगे तो लगभग 23, 24, 25 साल तक सभी कैंडिडेट की बीएड कंप्लीट हो जाती है, मतलब 12th करते हैं फिर ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद बीएड करते हैं। ठीक है, तो इसमें 24-25 साल लग जाते हैं और इसमें एज लिमिट तो जो इसमें एज लिमिट 30 साल रखी गई। अब वो बात अलग है दोस्तों, रिक्रूटमेंट आपको काफ़ी समय बाद देखने को मिलती है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों एज लिमिट तो 30 वर्ष ही रखी गई, चाहे किसी भी तरह के कैंडिडेट कोई भी हो। ठीक है, तो अगला सवाल आपका ये आ रहा था दोस्तों जिन्होंने स्पेशल बीएड कर रखी है। ठीक है, तो नॉर्मल बीएड होती है और एक होती है स्पेशल। तो नॉर्मल बीएड वाले तो एलिजिबल है, वो तो उन्होंने नोटिस के माध्यम से बता दिया, लेकिन जिन कैंडिडेट ने स्पेशल बीएड कर रखी है क्या वो भी पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों इस तरह का कहीं भी नोटिस में तो नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको अपने अनुसार बोल दूं और आप इसको बिल्कुल श्योर मान के नहीं चल सकते, क्योंकि मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूँ उसमें। क्योंकि दोस्तों जब हम पीआरटी की हम जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे थे दोस्तों, जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड कर रखा था वो कैंडिडेट एलिजिबल थे। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये मानकर चल सकते हैं कि भाई जिन्होंने स्पेशल बीएड कर रखे वो भी पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी इसकी बिल्कुल 100% जानकारी तो दोस्तों आपको जब भी मिल पाएगी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन बाकी मैंने अपने अनुसार आपको बता दें जो कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि चलो बीएड वाले कैंडिडेट पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल कर दिया, तो क्या बीएड वाले कैंडिडेट जो नर्सरी टीचर के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं उसमें भी एलिजिबल हैं। तो दोस्तों इसमें बता दूं मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मुश्किल ही होगा कि आप नर्सरी टीचर के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे जिन कैंडिडेट या फिर जो अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड कर रखी है। ठीक है, तो ये मैंने अपने अनुसार बताया, बाकी नोटिस में इस तरह का कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आपने मुझसे बहुत बार पूछा है कि बीएड वाले कैंडिडेट को पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल कर दिया गया, लेकिन बीएड वाले कैंडिडेट क्या करते हैं तो सीटेट पेपर 2 देते हैं। जब टीजीटी की बात करते हैं वहाँ तो सीटेट पेपर 2 मांगा जाता है। तो क्या जब वो पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका सीटेट पेपर 2 चल जाएगा या फिर उन्हें भी पेपर 1 को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह का तो नोटिस में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। बाकी मैं आपको अपने अनुसार इसमें भी बता देता हूँ। अब देखिए बीएड वाले कैंडिडेट पेपर 1 दे सकते हैं सीटेट का, ठीक है, वो एलिजिबल होते हैं। वो किस लिए एलिजिबल होते हैं दोस्तों, उसका मुख्य कारण यही होता है कि जब वो पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि जब हमें केवीएस में 2018 की जो रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी उसमें पीआरटी पोस्ट के लिए बीएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल थे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जब आप पेपर 1 दे सकते हैं बीएड वाले कैंडिडेट, जिसका मुख्य कारण यही होता है कि बीएड वाले कैंडिडेट पीआरटी पेपर 1 के लिए एलिजिबल रखा जाता है कि आप पीआरटी पोस्ट के लिए कभी अप्लाई कर रहे हो तो आप उसमें एलिजिबल हो। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आपको यही करना पड़ेगा कि आपको अपना पेपर 1 भी क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिन कैंडिडेट या फिर जिन अभ्यर्थियों ने बीएड कर रखी है। और 2018 में जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी केवीएस की, उसमें जब एलिजिबल करा गया था बीएड वालों को तो काफ़ी सारे ऐसे बीएड के कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने दोनों पेपर क्वालिफाई कर लिए थे, चाहे हम पेपर 1 की बात करें या फिर पेपर 2 की बात करें। ठीक है, तो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो दोस्तों आप फटाफट से अब जब भी, अभी तो दोस्तों यही नहीं हो पा रहा जो आपका होना था सीटेट का एग्जाम, बाकी जब भी आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे तो आप निश्चित रूप से पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगला सवाल आ रहा था दोस्तों आपका रिजर्वेशन से संबंधित, आरक्षण से संबंधित। तो मतलब आरक्षण से संबंधित क्या क्या क्वालिफिकेशन में आपको छूट देखने को मिलेगी या फिर एज में क्या छूट देखने को मिलेगी और कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट है जिन्हें छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको 5% की छूट देखने को मिलेगी आपकी क्वालिफिकेशन में। जो आपसे 50% मार्क्स मांगे गए या 45% आपसे मार्क्स मांगे गए हैं उसमें आप 5% की छूट उठा सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला तो एक ये हो गया, अगर 45 मांगे गए तो आपने 40 भी है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आप 50 मांगे तो आपके अगर 45 भी है तो भी आप एलिजिबल है, ठीक है। तो 5% की आपको सीधी सीधी क्वालिफिकेशन में छूट देखने को मिल जाएगी। अब एज की बात करते हैं। अब एज में क्या है दोस्तों, एज में आपको जो SC ST कैंडिडेट है उन्हें 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी, और जो OBC कैंडिडेट है उन्हें 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसमें दोस्तों एज में एक और सवाल आपका निकल के आ रहा था कि जैसे कि जब हम DSSB TGT की बात करते हैं तो उसमें जो महिला कैंडिडेट होते हैं, महिला अभ्यर्थी होती हैं जो, तो उन्हें 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलती है। जैसे TGT के लिए 32 वर्ष रखी गई है, लेकिन अगर कोई फीमेल कैंडिडेट उसमें अप्लाई करती है तो उन्हें क्या करेगा, उन्हें 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी। अगर उनकी 42 साल तक भी एज है तो उन्हें एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। तो क्या PRT में भी ऐसा ही है, क्योंकि जब हम DSSB की बात करते हैं तो उसमें केवल जो फीमेल कैंडिडेट को छूट देखने को मिलते हैं वो TGT के लिए मिलते हैं, ना ही PRT के लिए मिलती, ना ही PGT के लिए मिलती। इससे अलग जब हम KVS की बात करते हैं तो उसमें TGT PGT PRT तीनों में फीमेल कैंडिडेट को छूट देखने को मिलती है 10 वर्ष की एक्स्ट्रा। तो इसमें मैं बता दूं दोस्तों, इस तरह का कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग भी मैं बता दूं कि अगर कोई कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट अगर वो 30 साल से ऊपर की, तो शायद इस PRT की रिक्रूटमेंट में वो एलिजिबल हो, ठीक है। तो सामान्य वर्ग के लिए चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मैक्सिमम एज 30 ही वर्ष रखी गई है, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब दोस्तों इसमें मेन चीज़ बात कर लेते हैं कि कौन कौन रिजर्वेशन का किन्हें फ़ायदा होगा। अब देखिए, जो दिल्ली के मूल निवासी हैं या फिर दिल्ली से बाहर किसी भी स्टेट या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो अगर वो SC ST कैटेगरी के हैं तो दोस्तों उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो SC ST तो चाहे आप दिल्ली के, चाहे दिल्ली से बाहर कहीं के भी आप भारत के मूल निवासी किसी भी स्टेट या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के, तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा तो तमाम आपको सारी वो छूट, वो सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी जो कि एक रिजर्वेशन कैंडिडेट को मिलती है, ठीक है। लेकिन इससे हटके जब हम दोस्तों OBC कैंडिडेट की बात करते हैं तो दोस्तों OBC में थोड़ा सा अलग हो जाता है। OBC में जो दिल्ली के मूल निवासी हैं केवल उन्हीं कैंडिडेट को OBC कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। दिल्ली से बाहर का कोई भी कैंडिडेट अगर वो OBC कैटेगरी में आता है, अगर वो दिल्ली की रिक्रूटमेंट में अप्लाई करता है DSSB के माध्यम से, PRT की जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है इसमें, तो उसे दोस्तों जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर उसे जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा तो तमाम जो भी छूट है दोस्तों या फिर जो भी उसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऐसे होगा जैसे कि एक जनरल कैंडिडेट का होता है। तो ये बात आप सोच के चलना, ठीक है। तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। और ये मैं केवल PRT के लिए नहीं बता रहा, TGT PGT PRT तीनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, DSSB के माध्यम से दिल्ली में जो आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी दोस्तों कब तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करते हैं TGT PGT PRT के लिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई टीचिंग रिक्रूटमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई टीचिंग रिक्रूटमेंट है। साथ ही साथ जब हम CTET की बात करते हैं तो आप कब तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, इस पर भी बिल्कुल हमने डिटेल में वीडियो बनाई, जिसका लिंक आपको इधर आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने, कहीं एक बार आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद आपको शायद से इतना समय नहीं मिले, क्योंकि जो ये भागदौड़ की प्रक्रिया होती है इसमें काफ़ी समय जाया चले जाता है। तो इससे बेहतर ये होगा दोस्तों आप अभी स्टार्टिंग में अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने चाहिए आपको। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको कंप्लीट कर लेने चाहिए उस पर भी बिल्कुल हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको इधर आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो निश्चित ही दोस्तों आप इन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो, और ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिले। तो इस तरह से दोस्तों DSSB के माध्यम से PRT की जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है दिल्ली में, उससे संबंधित लगभग मैंने आपको सभी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट, कोई संदेह बच जाते हैं तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करके हमें कमेंट करोगे तो दोस्तों उसका रिप्लाई करने में हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आप एक बार हमारे परिवार से जुड़ जाओगे तो परिवार के सदस्यों के अगर संदेह या फिर हम उनके डाउट दूर करते हैं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, अच्छा तो लगेगा ही। बाकी अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी रिलेटिव है और जो भी दिल्ली में PRT शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं आप उन सभी को इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे द्वारा दी गई जानकारी पहुँच सके। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।